और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 9 जून की शाम को करीब 6 बजे आतंकियों ने शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर फायरिंग कर दी। इसमें ड्राइवर को गोली लगी थी, उसका बस से कंट्रोल खो गया था और बस खाई में जा गिरी। इस घटना में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसमें 4 लोग चौमू के रहने वाले थे। देखिए रिपोर्ट। जम्मू में आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। किसी ने बेटे को खोया तो किसी ने माँ बाप को खो दिया तो किसी का पूरा परिवार ही उजड़ गया। प्रदेश के चौमू के रहने वाले 4 लोगों ने भी इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी। सभी 4 लोगों के शव जयपुर पहुंचते ही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। जयपुर के मुरलीपुरा और चौमू थाने के बाहर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से मुआवजे सहित कई मांगे रख रहे थे। सड़क पे धरना दिया हुआ है। जो डेड बॉडी हैं उनको, ये 2 वाहन खड़े, इन दोनों वाहनों में जो मृतक राजेंद्र सैनी और जो उनकी पत्नी है ममता सैनी, दोनों की डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई हैं। अभी भी इनकी ये मांग है कि इनका अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जो सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार सकारात्मक प्रयास करने की कोशिश की गई। आंदोलन सुबह से चल रहा है और सुबह से लोग यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। कई बार जब इनको लगता है कि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो बार बार सड़कों पर उतर के बाजार अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाजार में को बंद करवाने की कोशिश की जाती है। चूंकि व्यापारिक संगठनों का भी इस आंदोलन में समर्थन है, जो दूसरे कई सामाजिक संगठन है उनका को भी इनका समर्थन है। लेकिन सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ धरातल लेवल पर जो है कहीं सफल नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और यह आंदोलन और आगे खिंचता जा रहा है। अभी वार्ता के लिए हम गए थे अंदर, तो सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए पर फैमिली पैकेज दिया गया है और 2 लोगों को संविदा पे नौकरी। तो इस पे अभी हमारी सहमति बनी नहीं। हमारी मांग है कि जो भी नौकरी दो वो स्थायी दो, संविदा पे नौकरी नहीं चाहिए। 50 लाख का पैकेज राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है या केंद्र, राज्य और जम्मू सरकार के मिलाकर के किस तरीके से? केंद्र सरकार का कुछ भी एक्सेसिव इसमें है नहीं। 20 लाख रुपए अलग हैं जो अपने जम्मू कश्मीर के हैं और स्टेट गवर्नमेंट के 50 लाख रुपए के लिए एग्री हुए हैं। अभी उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है एक परिवार के लिए। एक मौत मतलब एक मृतक पर 25 लाख रुपए? मृतक पे नहीं, दोनों पे। 2 उधर है 2 इधर है, दोनों पे 50। मुरलीपुरा थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और सीकर रोड को जाम करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने बाजारों को बंद करा दिया था, रास्ता जाम कर बस में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस को जाम हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। दोपहर करीब 12 बजे चौमू थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। 6 थानों की फोर्स बुलाई गई। इसके अलावा पुलिस लाइन से भी बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया। मुरलीपुरा थाने के ऊपर इस समय प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। एक बड़ा धरना यहाँ पर लगाया गया है। परिवारजन और तमाम समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तिवारी जी, क्या मांगे हैं और यहाँ पर ये धरना कब तक चलने वाला है? जम्मू में जो आतंकवादी घटना हुई ये दोबारा हुई है। जयपुर के परिवारों के साथ में दूसरी घटना है। पहली घटना पिछले महीने में मेरे हवा महल विधानसभा क्षेत्र के पठान परिवार गए थे, वहां पर भी उनके साथ में ऐसा हादसा। केंद्र सरकार की नाकामी है। और जब आतंकवादी घटनाओं में मारा गया अगर हमारा जयपुर का या मुरलीपुरा का परिवार, तो जैसे कन्हैयालाल हत्याकांड में जो कुछ 50 लाख का मुआवजा परिवार को नौकरी दी थी, तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को संवेदनहीनता तोड़ करके मानवता तो देखो, यंग मौत हुई है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं चौमू में धरना स्थल पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा और बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर बाजार खुलवाया। परिवार को 50 लाख रुपए की राज्य सरकार के द्वारा सहायता, और इसमें जम्मू कश्मीर की जो सहायता वो अलग है। और 2 व्यक्ति परिवार के, उनको संविदा के ऊपर नौकरी दी जाएगी और एक डेयरी बूथ स्वीकृत किया जाएगा। ये 3 मांगे। टोटल कितनी आप जिन परिवार का नुकसान हुआ है जो हमारे बीच से चले गए, उन सबके साथ हम सब लोग हैं, पूरी राजस्थान सरकार है।
और इसमें कम से कम कोई राजनीतिक माहौल नहीं बनाना चाहिए, ना राजनीतिक बात करनी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। इसमें तो सबकी संवेदनाएं जुड़ी इस परिवार के साथ और इन सब की पूर्णतः जिम्मेदारी है। और जो घटना घटी वो उस घटना में सबका सहयोग होना चाहिए और उसमें राजस्थान सरकार संवेदनशील है। चौमू में सुबह 10:30 बजे से चल रहा धरना शाम 4:30 बजे खत्म हुआ। मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा और 2 सदस्यों को संविदा पर नौकरी, 1 डेयरी बूथ देने पर सहमति बनी। आपको बधाई के लायक हो जो मेरा साथ देके मेरे को गवर्नमेंट से सहायता दिलवाई। क्या समझौता हुआ है? क्या समझौता ये हो गया कि हमारे पर घर को 50 लाख रुपए राज्य गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे और 2 बच्चों को संविदा के ऊपर सरकारी नौकरी दी जाएगी और 1 डेयरी बूथ दिया जाएगा। स्पेशल केस है और इसके लिए तो स्पेशल उनको कंसिडरेशन देना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए था, जनता को कहना ही नहीं चाहिए था। तो ये तो सरकार की शायद अनुभवहीनता कहें या फिर असंवेदनशीलता कहें। सीधी तस्वीर है चौमू शहर की। है चौमू का वो चौराहा है जहां पर लगातार प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कई बार यहां पर जब मांगे उनके अनुसार पूरी नहीं हो रही थी, यहीं पर जाम लगाया गया था, कुछ वाहनों के शीशे भी तोड़े गए थे। हालांकि पुलिस ने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे प्रकरण को संभाला और कानून व्यवस्था को बनाए रखा। और अब देख सकते हैं कि बाजार की तमाम दुकानें अब यहां पर खुल चुकी हैं। चूंकि व्यापारिक संगठनों ने सहमति दी थी, जो बंद को उन्होंने सहमति दी थी, लेकिन कुछ दुकानदारों ने उस बंद के बावजूद भी दुकानों को खोला था। तो जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने दुकानों को बंद करवाया था। हालांकि कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन पुलिस ने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शनकारियों को जो है वाहन जाम लगाने से या बाजार बंद करने से रोका, उनके साथ समझाइश की। और अब बात एक और भर्ती घोटाले की। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट में सामने आया कि 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदेहास्पद पाए गए हैं, तो 300 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच अभी बाकी है। जांच में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है। ड्रग कंट्रोलर ने 20 से ज्यादा टीमें बनाकर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और प्रदेश के बाहर के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों से पास होकर आए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की, तो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। जांच में सामने आया है कि 1115 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए गए हैं, लेकिन 112 फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदेहास्पद हैं, जबकि 301 अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रियाधीन है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्रताप यूनिवर्सिटी की एक अभ्यर्थी ने अंक बढ़ाकर फर्जी मार्कशीट दी है। हिमाचल की एक यूनिवर्सिटी में एक अभ्यर्थी का नाम ही नहीं है। भोपाल की एक यूनिवर्सिटी में 3 अभ्यर्थियों की मार्कशीट जारी नहीं की गई। एक अभ्यर्थी ने सागर की एक यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट दी। उड़ीसा की एक अभ्यर्थी की मार्कशीट को सही नहीं माना गया। यूपी की एक यूनिवर्सिटी में एक अभ्यर्थी का रिकॉर्ड नहीं मिला। मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी में एक अभ्यर्थी का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी तरह चूरू की OPJS यूनिवर्सिटी ने 27 अभ्यर्थियों के दस्तावेज अग्नि हादसे में नष्ट होने की बात कही है। इसके अलावा झुंझुनू के सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने 9 अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड नहीं दिए। वहीं मेघालय की विलियम कैरी यूनिवर्सिटी से पास हुए 25 अभ्यर्थियों की मार्कशीट सत्यापित नहीं हो पाई है। 10 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके द्वारा जो डिग्रियां हैं या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उनको उनके द्वारा जारी नहीं होना बताया गया। उसके अलावा 5 यूनिवर्सिटी ऐसे थे जिनके जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज वेरिफिकेशंस पे उन्होंने नहीं दिखाए गए और वह संदेहास्पद की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो हमने उस संबंध में भी शीफी को लिखा है कि RMSCL की एक कमेटी और जांच कर रही है, वो उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर इसकी जांच पूर्ण करे।
जांच में एक तथ्य ये भी सामने आया कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल और मेघालय की CMJ यूनिवर्सिटी ने 3 फार्मासिस्टों के फर्जी रजिस्ट्रेशन किए और इसका खुलासा होने पर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने इनके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए। इसके अलावा ये भी जांच में सामने आया है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने मेघालय की विलियम कैरी यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते ही एक ही दिन में सभी को रजिस्ट्रेशन दे दिए थे। इसमें से 1115 जो हैं वो अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए गए। 112 जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं उनके जो दस्तावेज सत्यापन में सही नहीं पाए गए या संदेहास्पद पाए गए। उसके अलावा 301 फार्मासिस्ट हैं जिनके अभी दस्तावेज प्रक्रियाधीन है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा सीफो को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिसके अंदर हमने जो जांच के फैक्ट्स जो थे उन सारों को सीफो को बता दिया है और उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई सीफो के स्तर से फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में की जाएगी। औषधि नियंत्रक ने शीफो को जांच रिपोर्ट भेजने के साथ ही अभ्यर्थियों के चयन से पहले 10वीं और 12वीं की मार्कशीट का सत्यापन कराने का सुझाव दिया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाने का अपने आप में ये गंभीर मामला है। इस कारण से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी फर्जी दस्तावेजों से भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अब बात एक्शन में मोदी 3.0 की करेंगे। मोदी कैबिनेट 3.0 का गठन हो चुका है, मंत्रियों ने पदभार भी संभाल लिया है, यानी पूरी रफ्तार से अब काम किया जाएगा। राजस्थान से 4 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र सिंह, भागीरथ चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी शामिल है। नई सरकार में मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शुरू किया गया काम। अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला कानून मंत्री का पदभार। भूपेंद्र यादव ने संभाला पर्यावरण मंत्री का कार्यभार। गजेंद्र सिंह शेखावत ने संभाला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा। मोदी सरकार की नई कैबिनेट काम करने को तैयार है। विभागों का बंटवारा हो चुका है और मंत्री एक एक कर विभागों को संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में कई मंत्रियों ने अपने कार्यभार को संभाला। उन मंत्रियों में प्रदेश से 4 मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की, जिन्हें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कानून मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने अपने कार्यभार को संभाल भी लिया है। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। मंत्रालय में मौजूद लोगों ने फूल, बुके और मिठाई खिला करके उन्हें बधाई दी। मोदी जी के 3.0 इस कालखंड में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता, जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम से संबंधित 3 लॉ, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण मंत्रालय में कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ अधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि PM के विजन और मिशन को पूरा करूंगा। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूर्व CM अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से तीसरी बार जीत करके आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत पर PM मोदी ने एक बार फिर भरोसा जताया है।
शेखावत को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, जिसे उन्होंने संभाल लिया है। कांग्रेस के करण सिंह को हराने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत मारवाड़ का बड़ा राजपूत चेहरा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, निराशा के गर्त में डूबे हुए भारत को आशा से लवरेज कर भारत विकसित हो सकता है, इस विश्वास से परिपूरित कर भारत विकसित हो सकता है, पूरे विश्व भर में इस संदेश को प्रतिस्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, देश के मतदाताओं ने उस पर मोहर लगाई है। राजस्थान से मोदी कैबिनेट में जगह पाने वाले भागीरथ चौधरी नया नाम है, जबकि बाकी 3 पिछली सरकार में भी मंत्री थे। भागीरथ चौधरी को मोदी कैबिनेट में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अपना पदभार संभाल लिया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी आज जिनको दायित्व मिला कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मुझे अवसर मिला है। बहुत पॉजिटिव नेचर के हैं और उनके साथ काम करने का मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला। हम मिलकर किसानों की भलाई के लिए जो जितने भी जो काम हो सकते हैं वो काम करेंगे। 71 मंत्रियों वाली मोदी सरकार की नई कैबिनेट काम के लिए तैयार है, जो आने वाले 100 दिन के सरकार के एजेंडे पर काम करेगी। अब देखना ये होगा कि पहली बार गठबंधन में सरकार बनाने वाली सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 1 साल के अंदर बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी की सौगात देने जा रहा है। अकेले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस साल 50 बड़ी और छोटी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। कि जो हमारी टीम है वो अच्छी है। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। सबसे मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत भरोसा भी है। और सबसे बेहतर बात है कि हमको राजस्थान सरकार का पूरा सहयोग मिलता है। सभी विभाग हमको हेल्प करते हैं और उन सब के हेल्प के चलते, और मुझे दूसरा भरोसा सभी हमारे अभ्यर्थियों पर भी है कि अभी वो काफ़ी सबक ले चुके होंगे और गलत काम करने से बाज आएंगे और उससे हमारा काम आसान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र हमें कर पाएंगे और जो युवाओं का भरोसा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर और राज्य सरकार पर, उस पर हम सब खरा
चैलेंज होगा पेपर लीक से लेकर के तमाम तरह की गड़बड़ियों को रोकते हुए पारदर्शी तरीके से इन परीक्षाओं को आयोजित करना। और सफलतापूर्वक अगर ये परीक्षा आयोजित होती है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक साल में 50 से ज़्यादा भर्तियों का न केवल रिकॉर्ड बनाएगा बल्कि 50,000 से ज़्यादा राजस्थान के युवाओं को रोजगार भी सीधे तौर पर मिल सकेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात एक्शन में भजनलाल सरकार की करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग के अफसरों को 2 टूक निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को मिले निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाए। साथ ही आगामी प्रोजेक्ट्स में भी इस बात का ख्याल रखा जाए जिसमें आगामी 10 वर्षों की मांग के आधार पर कार्य योजना तैयार होगी। मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विद्युत सुदृढ़ीकरण के लिए कई विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के साथ ही एमओयू को समयबद्ध पूरा करें जिससे आमजन को सुचारू रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड पर हैं। ऊर्जा विभाग की उन्होंने बैठक ली और कई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से अधिकारियों को जारी किए गए। तो प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए, ये सुनिश्चित करने को कहा गया है। और डीग में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत सीकरी कस्बे में साइबर ठगों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि यह संपत्ति काली कमाई से बनाई गई थी। देखिए रिपोर्ट। साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई। साइबर ठगों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। ठगों की काली कमाई पर चला बुलडोजर। साइबर ठगी के लिए बदनाम डीग जिले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन ठगी कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। साइबर ठगी कर बनाई गई दुकानों को एंटीवायरस अभियान के तहत गिराया गया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। एंटीवायरस अभियान के तहत 1 माह पहले भी सीकरी के गांव बनैनी ढोकला गांव में साद मोहम्मद समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। डीग जिले में साइबर ठगी की बड़ी संख्या में होने वाली वारदातों को समूल नष्ट करने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन एंटीवायरस के दौरान एक साइबर ठगों की गैंग पकड़ी गई थी। उससे 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसका सरगना साद मोहम्मद सनोब रशीद था, जो कि गांव बनैनी ढोकला का रहने वाला है। अनुसंधान के दौरान ये सामने आया है कि आज में साइबर ठगी से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करके दुकानों भवन का निर्माण कर रखा था, जिसे आज प्रशासन की मदद से ध्वस्त किया जा रहा है। डीग जिले का मेवात क्षेत्र साइबर ठगी के लिए बदनाम है। इन्हीं ठगों पर भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। मेवात क्षेत्र में साइबर अपराधों में इस कार्रवाई के बाद गिरावट देखी गई है। बहरहाल कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। और फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।